तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग रिफॉर्म मूवमेंट्स जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वुमेन का सिचुएशन कैसा है, महिलाओं के सिचुएशन कैसी थी उस टाइम में, और उससे निजात पाने के लिए, उस सिचुएशन को बेटर करने के लिए कौन से ऐसे लीगल स्टेप्स लिए गए, यानी कि कौन से लॉज वगैरह बनाए गए बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टडी किया। थोड़े बहुत वुमेन रिफॉर्मर्स जो हैं, महिलाओं के लिए आपके रिफॉर्म मूवमेंट चलाने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में आज की क्लास में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। और दूसरे सोशियो और रिलीजियस, यानी कि सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में आज हम लोग आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, इसका सवाल पूछा जाएगा, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट्स कई सारे हैं। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं तो गुजरात से चालू करते हैं। गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय था। स्वामी नारायण संप्रदाय आपसे पूछेगा कि इसके फाउंडर कौन है, आप कहेंगे स्वामी सहजानंद जी इनके फाउंडर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्वामी नारायण संप्रदाय क्या है? देखिए स्वामी सहजानंद का यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। तो ये स्वामी नारायण मूवमेंट में ऐसा है, बेसिकली हिंदू वैष्णव संप्रदाय है, यानी कि विष्णु भगवान को मानने वाला संप्रदाय था, जो कि रामानुजाचार्य जो है उनके विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत पे काम करते हैं, चलते हैं। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय है और विशिष्ट अद्वैत को मानने वाले हैं। ठीक है, और विशिष्ट अद्वैत जो आपका कंसेप्ट है किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने दिया था, या रामानुजा ने दिया था। ठीक है, स्वामी सहजानंद याद रखिए, रिलेटेड टू स्वामी नारायण संप्रदाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग राजा राम मोहन रॉय पे। तो राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था? तो मुगल एम्परर आपके अकबर सेकंड ने ये दिया था, ये ध्यान में रखना है। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। तो 1772 में इनका जन्म हुआ, 1833 में इनका देहांत हो गया, और ये समझ लीजिए ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसा। तो इंडियन फादर ऑफ इंडियन रिनाइसा, यानी कि इंडियन जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनके आप फादर मान लीजिए इनको। ठीक है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं इनको, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे। हम लोगों को 1 2 3 लैंग्वेज आते होंगे, किसी को मैक्सिमम 4 आते होंगे, इनको 12 से भी ज्यादा लैंग्वेज आते थे। संस्कृत आता था, अंग्रेजी आता था, पर्शियन, अरेबिक, फ्रेंच, लैटिन, हिब्रू, इतने आते थे कि जगह कम पड़ गया यहाँ देखिए स्लाइड पे। तो कुल मिला के ये समझना है कि काफी ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति थे। इनको संस्कृत की पता था, अंग्रेजी भी आता था, पर्शियन, अरेबिक के भी आता थे। ठीक है, तो देखिए इन्होंने एक सोसाइटी चालू की। सोसाइटी का नाम था आत्मीय सभा, 1814 में। ठीक है, 1814 में आत्मीय सभा चालू की, यानी कि सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, आत्मीय लोग, यानी कि फ्रेंड्स की सोसाइटी है। ठीक है, कहां पे चालू की? ये सब बंगाल की बात हो रही है यहाँ पे। तो कैलकाटा में इन्होंने स्टार्ट किया आत्मीय सभा। अब ये बेसिकली वेदांत फिलॉसफी को मानते थे, यानी कि एक ईश्वरवाद को मानते थे, मोनोथिज्म बोलते हैं। तो एक भगवान में माने, एक ईश्वर में माने, तो उसको मोनोथिस्टिक कहते हैं। ठीक है, तो अब ये मोनोथिज्म यानी कि एक भगवान वाला सिद्धांत, वन गॉड वाले कॉन्सेप्ट को मोनोथिज्म बोलते हैं। इसके ऊपर कुछ किताबें लिखी इन्होंने, जैसे कि गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट्स, 1809 में ये किताब इन्होंने लिखी। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने वेदों का और 5 उपनिषदों का बंगाली ट्रांसलेशन किया, यानी कि वेदों को भी जानने वाले थे, उपनिषद भी पढ़ा हुआ था इन्होंने। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी में भी इनकी पकड़ थी, क्योंकि ये परसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की किताब भी आपके राजा राम मोहन रॉय ने लिखी है। तो ये सब बुक्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सब पता होने चाहिए। आत्मीय सभा कब चालू की ये भी पता होना चाहिए, 1814 में। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होता है? 28 होता है। 14 इंटू 2 28। ये मैथ्स क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, ये मैं ऐसा याद रखता हूं कि देखिए 1814 में आत्मीय सभा, इंटू 2 कर दीजिए 1828 में ब्राह्मो सभा। आगे जाके यही ब्राह्मो सभा ब्राह्मो समाज के नाम से प्रचलित हुआ। तो ये स्लाइड की सारी बातें आई होप क्लियर हो गई होंगी। किताबों के नाम याद रखने हैं, आत्मीय सभा कब चालू की और ब्राह्मो सभा यानी कि ब्राह्मो समाज कब स्टार्ट किया? 1828 में। ध्यान देने वाली बात यह है 1828 में ब्राह्मो सभा स्टार्ट करने के अगले 5 साल में उनका देहांत हो जाता है। तो ब्राह्मो सभा स्टार्ट तो की उन्होंने, लेकिन बहुत समय तक उनसे जुड़े नहीं रहे। तो बेसिकली राजा राम मोहन के जो अंडर काम करने वाले थे, उन्होंने इनकी बागडोर संभाली, जिनके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा का स्टार्ट कर दिया। 1818 में, उसके 4 साल बाद इन्होंने सती के खिलाफ एक मूवमेंट चालू किया,
और फिर जाके ये जो मूवमेंट है आगे आगे चल के इस पे फल लगता है, सक्सेस मिलती है और गवर्नमेंट रेगुलेशन आ जाता है सती के अगेंस्ट में 1829 में, जिससे सती को एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाता है। फिर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। कहां पे? कोलकाता की बात हो रही है यहाँ पे, हिंदू कॉलेज कोलकाता, ठीक है। हिंदू कॉलेज दिल्ली नहीं और कहीं नहीं, हिंदू कॉलेज केवल कोलकाता में नहीं है, दिल्ली में भी है। तो ये हिंदू कॉलेज कोलकाता की बात हो रही है। डेविड हेयर ने ये चालू किया था, डेविड हेयर ने चालू किया था और डेविड हेयर को राजा राम मोहन रॉय ने सपोर्ट किया था। तो ये 1817 की बात हो जाती है। 1825 की बात करें तो वेदांता कॉलेज खोला था किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। देखिए, राजा राम मोहन रॉय एक लिबरल थे, यानी कि एक वो रिफॉर्मिस्ट थे, ठीक है, रिवाइवलिस्ट नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इंडियन लर्निंग भी चाहिए और वेस्टर्न लर्निंग भी आप सीखिए, दोनों सीखिए, ठीक है। इसके बाद 1833 में इनका देहांत हो जाता है। उसके बाद देखिए 1842 को ब्राह्मो समाज चलता है। ब्राह्मो समाज में एक काफी बड़े आपके ये समझ लीजिए काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं, जो बेसिकली फादर हैं रविंद्रनाथ टैगोर के, ठीक है। ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी ज्वाइन करते हैं ब्राह्मो समाज को 1842 में और कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल में आ जाते हैं ब्राह्मो समाज में। तो अब देखिए ब्राह्मो समाज को कौन चला रहा है? देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब देखिए फिर से थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है। देखिए ब्राह्मो समाज की स्थापना होती है, मोनोथिज्म को फॉलो करते हैं। पहले इसका नाम आत्मीय सभा था, बाद में चेंज होकर ब्राह्मो सभा होता है, फिर ब्राह्मो समाज होता है। 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना होती है और इसके फाउंडर जैसा कि हम लोग जानते हैं राजा राम मोहन रॉय जी थे। आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 1772 से 1833 तक इनका लाइफ रहा है। तो ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। ब्राह्मो समाज के बड़े लीडर्स में हमने देवेंद्रनाथ टैगोर जी का नाम देखा, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी हैं। यहां तक बात हमको क्लियर हो गई। एक और बड़े नेता आगे चल के आते हैं, इनका नाम होता है केशव चंद्र सेन, जिनकी चर्चा आगे करेंगे हम लोग। चलिए राजा राम मोहन रॉय की कुछ और बात कर देते हैं। कुछ बड़े फेमस जर्नल्स हैं जो राजा राम मोहन रॉय जी लिखा करते थे, पब्लिश किया करते थे। उनमें एक आता है आपका संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी एक जर्नल है और मिरातुल अकबर आपका एक जर्नल है, ठीक है। तो ये सब प्रेस में भी आप देखेंगे। बाद में मिरातुल अकबर को एक रेगुलेशन आता है ब्रिटिश का, जिसकी वजह से उसको रोक दिया जाता है। कि ये सब कहानी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्रेस के बारे में, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इनकी विचारधारा कैसी थी। तो राजा राम मोहन रॉय कहते थे कि भाई हम इनकारनेशंस पे नहीं मानते, इनकारनेशंस होता है अवतारवाद पे हम नहीं मानते। मेडिटेशन करना कोई जरूरी नहीं है, मतलब मेडिटेशन पे भी उनका कुछ ऐसा नहीं था मेडिटेट करना है समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सैक्रिफाइसेस नहीं करनी है, सुपरस्टिशन पे बिलीव नहीं करना है, सती नहीं करना है, प्रीस्ट्स का कोई कंसेप्ट नहीं है कि ये कोई आपका प्रीस्ट है, आइडल्स में हम विश्वास नहीं करते। तो ये आइडियल्स थे राजा राम मोहन रॉय के। इसके बाद इन्होंने कहा था कि भाई ऐसे हिंदू सोसाइटी को हमको चेंज करना है, इन्हीं आइडियल्स पे हिंदू सोसाइटी को हमको लाना है, ठीक है। तो ये आपका गोल था राजा राम मोहन रॉय जी का, ठीक है। अच्छा बात करते हैं अब देवेंद्रनाथ टैगोर जी। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1833 में जब राजा राम मोहन रॉय का डेथ हो जाता है और 1842 में फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं, वो ज्वाइन करते हैं। तो उससे पहले, ज्वाइन करने से पहले इनकी कुछ और भी इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, जैसे कि ज्ञानवर्धनी सभा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन किसका था? देवेंद्रनाथ टैगोर का। चलो एक और क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा किसने स्टार्ट की थी? तो वो भी देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही स्टार्ट की थी 1839 में। और एक प्रकार की बेसिकली बंगाली मैगजीन पब्लिश किया करता था ये सभा, नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। तो तत्वबोधिनी पत्रिका किससे रिलेटेड है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। ये 1839 की बात है। 1842 में फिर ये ब्राह्मो समाज जुड़े जाते हैं और 1843 में देखिए ये देवेंद्रनाथ टैगोर का डिबेट होता है अलेक्जेंडर डफ से, एक मिशनरी है, क्रिश्चियन मिशनरी। तो बेसिकली रिलीजियन पे कुछ डिबेट वगैरह होता है। इसके बाद से थोड़ा अंग्रेजों के साथ खटपट बढ़ जाती है। खैर अब बात करते हैं हम लोग 1858 की। अब यहां पे 1842 में ब्राह्मो समाज के कहीं ना कहीं कंट्रोल तो कहना गलत होगा, जो हेड पोजीशन पे थे वो कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर संभाल रहे थे ब्राह्मो सभा। उसके बाद एक व्यक्ति और ज्वाइन करते हैं, काफी फेमस, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ज्वाइन करते हैं ब्राह्मो समाज को और उनको आचार्य बना दिया जाता है। तो उनको आचार्य बनते हैं वो 1858 में, ठीक है। अब देखिए 1858 में आचार्य बनने के बाद देखा गया कि 1865 में उनको हटा दिया गया आचार्य पद से। ऐसा क्यों हुआ? तो ये ब्राह्मो समाज के जब आचार्य बनते हैं केशव चंद्र सेन, उनके लाइफ के बारे में 1838 को बॉर्न हुए थे, 1884 को इनका देहांत हुआ था। तो ये आचार्य बनते हैं ब्राह्मो समाज के और इनके आइडियाज बहुत ज्यादा रेडिकल हो गए थे। जैसे कि वो कह रहे थे कि भाई ये तो हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं ना, हिंदू रिलीजन के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, हमको सारे टीचिंग लेने चाहिए
किसी भी रिलीजन में कुछ अगर अच्छा टीचिंग्स है उसको हमें ब्राह्मो समाज के जो आइडियल्स में ऐड करने की जरूरत है। इसके अलावा भाई कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम गलत होता है, कास्ट सिस्टम को हम नहीं मानेंगे, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। और इंटरकास्ट मैरिज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अपोज इंटरकास्ट मैरिज, तो इंटरकास्ट मैरिज को अपोज करने लग गया। ठीक है, सॉरी यहां पे लिख दिया हमने अपोज, अपोज नहीं है, ये सपोर्ट करते थे, सपोर्ट। तो कह रहे इंटरकास्ट मैरिज करिए भाई, इंटरकास्ट मैरिज करिए, और कास्ट सिस्टम गलत है। तो ये जो आइडियाज थे ये कहीं ना कहीं पसंद नहीं आए देवेंद्रनाथ टैगोर जी को, वो कास्ट सिस्टम में बिलीव किया करते थे। तो अब आचार्य पद से इनको हटा दिया गया 1865 में। लेकिन लोग को बहुत पसंद आया कि ये आइडिया तो बड़े लिबरल है और काफी ज्यादा मॉडर्न विचारधारा वाले व्यक्ति हैं केशव चंद्र सेन। तो काफी लोग इनके सपोर्ट में आ गए और इन्होंने एक नया समाज को ओपन कर दिया जिसका नाम रखा इन्होंने ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो अब ब्राह्मो समाज देखिए दो पार्ट में टूट गया है। एक तरफ आपके टैगोर साहब, देवेंद्रनाथ टैगोर जी का जो आपका ब्राह्मो समाज है उनको बोला गया आदि ब्राह्मो समाज, और ये जो नया ब्राह्मो समाज निकल के आया किसका, केशव चंद्र सेन जी का। तो इसको 1865 में निकाले गए। 66 में उन्होंने कहा कि हमारा नया ऑर्गेनाइजेशन है ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया और ये बहुत बढ़िया समाज है। लोगों ने सपोर्ट किया, लोग बड़े खुश हो गए। लेकिन दिक्कत ये हो गई 1878 में फिर ये जो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया फिर टूट जाता है एक नए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, साधारण ब्राह्मो समाज। अब ये क्या बात हुई, फिर क्यों टूट गया। यहां पे ऐसा होता है कि लोग इतने खुश हो जाते हैं कि कह रहे हैं केशव चंद्र सेन बहुत महान व्यक्ति हैं, इनके आइडियाज बड़े महान हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इन्होंने अपनी एक 13 साल की बेटी है उसकी शादी करवाई आपके एक महाराजा से, महाराजा ऑफ कूच बिहार, महाराजा ऑफ कूच बिहार से जब शादी कराई तो ये तो चाइल्ड मैरिज है। आप यहां पे चाइल्ड मैरिज को अपोज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना ब्राह्मो समाज, उसके आप इतने बड़े नेता हैं, इतने लिबरल आपके आइडियाज हैं, लेकिन जब ये आइडियाज आपके अपने लाइफ में फॉलो करने की बात होती है तो क्या करते हैं आप, फॉलो नहीं करते हैं। तो यहां पे लोगों का आपका मन थोड़ा टूट गया और उन्होंने कहा कि ये केशव चंद्र सेन जो बोलते हैं वो करते नहीं है। तो इन्होंने नया समाज चालू किया कि भाई साधारण ब्राह्मो समाज आपका नया एक डिवीजन बन गया ब्राह्मो समाज में, और कुछ लोग वापस चले गए आदि ब्राह्मो समाज में, कह रहे यही सही है, कम से कम जो बोलते हैं करते तो हैं। तो अब यहां पे देखिए ब्राह्मो समाज के आइडियाज काफी ज्यादा प्रचलित होते हैं दूसरे एरियाज में भी, जैसे कि लाहौर में जो ब्राह्मो समाज के आइडियाज थे उसको डेवलप करने के लिए एक दयाल सिंह ट्रस्ट का निर्माण किया गया, और इसी ट्रस्ट के द्वारा एक कॉलेज की स्थापना की गई जिसका नाम था दयाल सिंह कॉलेज ऑफ, मतलब दयाल सिंह कॉलेज 1910 में इसकी स्थापना हुई। तो ये ब्राह्मो समाज के बारे में बात की गई। एक बार शॉर्ट में फिर रिवाइज करते हैं हम लोग। देखिए ब्राह्मो समाज में टूट होता है 1866 में, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया बन जाता है और आदि ब्राह्मो समाज बन जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर के अंडर में। ये देखिए ये आपके देवेंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में अगर हम जाने, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी का नाम था द्वारकानाथ टैगोर। तो द्वारकानाथ टैगोर जी के सुपुत्र थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर के आपके सबसे छोटे बेटे थे रविंद्रनाथ टैगोर, 14 सन, 14वें उनके जो बच्चे थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, सबसे छोटे बेटे। तो हमें पता है तत्वबोधिनी सभा भी इन्होंने स्टार्ट की 1839 में, जो कि तत्वबोधिनी पत्रिका पब्लिश किया करती थी। उसके बाद वो ब्रह्मो समाज में आ जाते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद केशव चंद्र सेन जी के बारे में बात करते हैं। ये इनकी पिक्चर है केशव चंद्र सेन जी की। तो उन्होंने अपने अंडर एज डॉटर का विवाह कर दिया था प्रिंस ऑफ कूच बिहार से। वहां से 1798 में आपका साधारण ब्राह्मो समाज टूट जाता है। अच्छा, केशव चंद्र सेन के द्वारा एक पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर है जिसका नाम है इंडियन मिरर। तो इंडियन मिरर किसने पब्लिश किया था, केशव चंद्र सेन की ये पत्रिका थी। अब देखिए साधारण ब्राह्मो समाज जो बनता है ये भी कई सारे न्यूज़पेपर आपके पब्लिश करता है, जैसे कि तत्व कौमुदी, द इंडियन मैसेंजर, संजीवारी, नव्य भारत और प्रवासी। तो ये सारे आपके पत्रिकाएं हैं जो कि साधारण ब्राह्मो समाज के द्वारा पब्लिश किए गए थे। ठीक है, तो यहां पे देखिए ब्राह्मो समाज ओवर हो गया। अब नेक्स्ट समाज के बारे में बात करते हैं। तो आपके जो केशव चंद्र सेन जी थे उनका थोड़ा हेल्प लिया किसने, आत्माराम पांडुरंग ने। अब देखिए बंगाल से बाहर निकल गए हम लोग, बंगाल से बाहर निकल के हम पहुंच गए बॉम्बे। बॉम्बे में थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जी ने हेल्प लिया केशव चंद्र सेन का, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था परमहंस सभा। परमहंस सभा बॉम्बे में स्थापना होती है 1849 में। 1849 में स्थापना होती है परमहंस सभा की, जो आगे जाके प्रार्थना समाज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे कुछ सवाल बन गए। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, 1867 में। कहां हुई, बॉम्बे में। किसने की, आत्माराम पांडुरंग ने। तो ये कुछ बात है। और कुछ लीडर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे प्रार्थना समाज में महादेव गोविंद रानाडे, इनका नाम हम लोग आगे बहुत सुनेंगे।
बॉम्बे की पॉलिटिक्स में महादेव गोविंद रानाडे का नाम आप सुनेंगे काफी ज्यादा, क्योंकि ये आपके जज थे, ये आपके वहां के जज थे, काफी रेस्पेक्टेबल पर्सन थे, ठीक है। तो 1842 से 1901 में इनका देहांत होता है, और ये ज्वाइन करते हैं प्रार्थना सभा कब, 67 में बनता है, 3 साल बाद, यानी कि 1870 में महादेव गोविंद रानाडे इसको ज्वाइन करते हैं। साथ ही साथ आपके आरजी भंडारकर और एनजी चंद्रावरकर, ये सारे आपके प्रोमिनेंट लीडर्स थे ऑफ प्रार्थना समाज। देखिए कलकत्ता से बॉम्बे शिफ्ट हो गए हम लोग अब, ठीक है। और बॉम्बे कलकत्ता का एक लिंक भी मिल गया आपको, केशव चंद्र सेन, जिन्होंने आपका प्रार्थना सभा समाज बनाने के लिए योगदान किया था। आगे बढ़ते हैं, फिर बॉम्बे की ही बात करें। बॉम्बे में महिलाओं के लिए काफी बड़ा योगदान होता है ढोंडू केशव कारवे, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो उन्होंने फाउंड किया था आपका विडो रीमैरिज मूवमेंट, ठीक है, ढोंडू केशव कारवे, ठीक है। तो इनके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। तो इन्होंने विडो रीमैरिज मूवमेंट चालू किया था, और विडो होम एसोसिएशन, जो विडोज के लिए काफी इन्होंने काम किया। तो विडोज जो असहाय हो जाते हैं उनके लिए एक होम बनाया, विडो होम, और रीमैरिज करने का एक मूवमेंट चलाया कि जो विडोज हैं उनके दोबारा शादी हो और इनको एजुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए, ठीक है, ताकि वो अपना अर्निंग खुद कर सकें। तो ये सब सोशल वर्क किया था ढोंडू केशव कारवे जी ने। ये भी आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ही थे। तो यहाँ पे हमने परमहंस सभा, ये जो परमहंस सभा कह लीजिए, या आपका प्रार्थना सभा कह लीजिए, परमहंस सभा कह लीजिए, या परमहंस मंडली कह लीजिए, तो ये सब आपका सेम ही है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दादोबा पांडुरंग यानी कि आत्माराम पांडुरंग की बात हो रही है। इसके अलावा मेहताजी, दुर्गाराम, ये सारे इसके लीडर्स थे, ठीक है। और ये और रिफॉर्म लाना चाहते थे हिंदू रिलीजन में। ये बात कर रहे हैं हम प्रार्थना समाज की, ठीक है। और प्रार्थना समाज के बीच में हमने थोड़ा बहुत ढोंडू केशव कारवे जी के बारे में भी यहाँ पे बात की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बॉम्बे की ही बात करते हैं। बॉम्बे के एक फेमस जर्नलिस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, नाम है बालश्री जाम्बेकर। बालश्री जाम्बेकर 1812 टू 1846, ठीक है। तो ये एक जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट अगर हैं तो कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर निकाले होंगे। तो इनके जो न्यूज़पेपर हैं डी से स्टार्ट होते हैं दोनों, दर्पण और दिग्दर्शन। दर्पण और दिग्दर्शन न्यूज़पेपर निकाला था किसने, बालश्री जाम्बेकर साहब ने, ठीक है। अब देखिए ये जो आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले प्रोफेसर ऑफ हिंदी ऑफ एल्फिंस्टन कॉलेज, पहले कॉलेज वगैरह में अंग्रेजी सिखाते थे, हिंदी कौन सिखाता था? तो हिंदी के सबसे पहले प्रोफेसर ऑफ एल्फिंस्टन कॉलेज कौन है? बालश्री जाम्बेकर जी हैं, पहले प्रोफेसर ऑफ हिंदी। तो इनको डायरेक्टर कोलाबा ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर भी थे। कोलाबा वही बॉम्बे में ही है। और बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी का स्थापना किया, नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी की स्थापना की। तो ये सब सोशल वर्क किया बालश्री जाम्बेकर जी ने। यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं, अब देखिए केशव चंद्र सेन फिर आ गए। केशव चंद्र सेन ब्राह्मो समाज वाले, इन्होंने चालू किया था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कलकत्ता में 1870 में इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की, जो कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट फाइट करते हैं। हालांकि केशव चंद्र सेन खुद चाइल्ड मैरिज अपनी बेटी का करवा देते हैं, लेकिन जो भी है, ये जो एसोसिएशन था ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट था। वुमेन का सोशल स्टेटस को अपलिफ्ट करने की बात की इन्होंने। और आपका ब्राह्मो टाइप मैरिज, मतलब ब्राह्मो समाज में एक प्रकार का मैरिज होता था स्पेशल टाइप का, मतलब रीति रिवाज उनके कुछ अलग होते थे। तो इस प्रकार के मैरिज को प्रमोट करने की यहाँ पे बात की थी किसने? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बाय केशव चंद्र सेन। याद रखिए, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बाय केशव चंद्र सेन। चलिए, ये कलकत्ता दोबारा चलेगा ना, दोबारा वापस आते हैं हम लोग बॉम्बे में। तो बॉम्बे के पास पुणे है। पुणे में 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना होती है। कौन है? देखिए, हमने कहा था कि जस्टिस एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे आपके जज थे। इनका कहीं ना कहीं हमने देखा प्रार्थना सभा में भी इन्वॉल्वमेंट था, और इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का भी फाउंडर थे, वन ऑफ द फाउंडर्स। इसके अलावा विष्णु शास्त्री चिपलुंकर और जीजी अगरकर, ये नाम सुनते ही आपको मार्क करना है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पूछा जाता है कई बार। इसके अलावा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से आपके तिलक साहब भी कहीं ना कहीं लिंक्ड थे। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा एक कॉलेज स्टार्ट किया गया, फर्ग्यूसन कॉलेज। फर्ग्यूसन कॉलेज इन 1885 आपका इन पुणे, ये स्टार्ट किया गया आपका डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा, फर्ग्यूसन कॉलेज। फिर देखिए रानाडे जी के बारे में और बात करते हैं हम लोग। तो इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना की, और ये 1875 में स्थापना की, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये पहले हो गया, पहले इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, बाद में जाके 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी पुणे में उन्होंने ओपन किया। बॉम्बे में ये ओपन किया इन्होंने।
फिर देखिए इसका पहला सेशन आपका मद्रास में था 1887 में, इसका पहला सेशन मद्रास में था। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? रानाडे जी के बारे में आप जानते ही हैं, साथ में रघुनाथ राव साहब भी थे। तो रघुनाथ राव जी और रानाडे जी ने मिलकर स्टार्ट किया इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ये सारी बातें याद होनी चाहिए कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के कौन फाउंडर है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के कौन फाउंडर है, ठीक है, फर्ग्यूसन कॉलेज कौन सी सोसाइटी ने चालू की, ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए 1830 का टाइम आ जाता है। हमें पता है 1828 में ब्राह्मो समाज की स्थापना हुई। 1838 में लोगों ने कहा कि ये क्या बात, लिबरल लिबरल की बात कर रहे हैं, मॉडर्न थिंकिंग की बात कर रहे हैं। वो सारे लोग कलकत्ता में जो कह रहे थे कि भाई हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको ऑर्थोडॉक्सी पसंद है, तो ऑर्थोडॉक्स चल रहा है बस चलने दो, कोई लिबरल रिफॉर्म्स रेडिकल रिफॉर्म्स की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके अगेंस्ट में हम बात करेंगे। तो इनको अगेंस्ट में यानी कि ब्राह्मो समाज को काउंटर करते हुए एक और सोसाइटी खोल दी गई और जिसके फाउंडर थे राधाकांत देव। तो इनके द्वारा ये चालू किया गया सोसाइटी। आप देख रहे हैं राधाकांत देव जी की फोटो। इन्होंने कहा कि नहीं ब्राह्मो समाज के अगेंस्ट में है और क्या कहते हैं उसके अगेंस्ट में बात करनी है। हालांकि धर्म सभा आपका वेस्टर्न एजुकेशन को आपका प्रमोट करता था, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट जरूर करता था, लेकिन ये जो आपके लिबरल और रेडिकल जो रिफॉर्म्स हैं जो ब्राह्मो समाज लाना चाहता था वो उसके सपोर्ट में तो ये बिल्कुल नहीं था। चलिए इसके अलावा देखिए एक स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी ओपन की गई 1848 में, जो कि डिबेट वगैरह कराती थी। साइंस और सोशल साइंसेस के ऊपर के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट उसके ऊपर डिबेट कराती थी। इसके बाद परमहंस मंडली 1849, ये आपका कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थी। अरे ये वही परमहंस मंडली जिसके बारे में अभी बात की ना, ये परमहंस मंडली बनता है, उसके बाद प्रार्थना सभा बनता है, ठीक है, ये अभी पढ़ा ना हमने। ये देखिए यहां देख रहे हैं ना, अब ये प्रार्थना सभा 1849 में बनता है, बाद में ये प्रार्थना समाज बन जाता है। आत्मारंग पांडुरंग इनके फाउंडर होते हैं। तो उसी परमहंस मंडली की बात की, ये बेसिकली कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, ठीक है। तो पुराना थोड़ा बहुत रिवाइज भी हम लोग करते चल रहे हैं। आज के लेक्चर में जो पढ़ा है वो आज ही रिवाइज करवाना है आपको, ठीक है। तो ये देखिए आप सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको बाय द एंड ऑफ द लेक्चर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यंग बंगाल मूवमेंट। दोबारा बंगाल पहुंच गए हम लोग, बंगाल से बॉम्बे आए, बॉम्बे से दोबारा बंगाल पहुंच गए। तो यहाँ पे यंग बंगाल मूवमेंट की जो स्थापना हुई थी किसके द्वारा हुई थी? हेनरी विवियन डेरोजियो, ये फाउंडर थे यंग बंगाल मूवमेंट के। इनके द्वारा एक जर्नल स्टार्ट किया गया है, ज्ञान वेशन नाम का जर्नल स्टार्ट किया गया है और इन्होंने द्वारा एडिट किया गया है हर्ष नाम का कोई मैगजीन होगा, इसको एडिटर थे। द कैलकटा लाइब्रेरी गैजेट, इसके भी एडिटर थे। इसके अलावा इंडियन गैजेट से भी ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, ठीक है। ये आपके असिस्टेंट हेडमास्टर थे आपके हिंदू कॉलेज के असिस्टेंट हेडमास्टर थे 1826 से 1831, ठीक है। तो इसी बीच में इनका 1831 में डेथ भी हो जाता है और बच्चों में काफी पॉपुलर हुआ करते थे। तो इसके अलावा सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एक सोसाइटी चालू की बच्चों की। इसके अलावा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की भी स्थापना किसने की? हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया है। इन्होंने चालू की भाई यंग बंगाल मूवमेंट, इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कहां हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। उसके बाद बॉम्बे हेडक्वार्टर अच्छा नहीं लगा, शिफ्ट करके लाहौर ले गए। तो स्टार्टिंग में तो हेडक्वार्टर बॉम्बे ही था, लेकिन बाद में लाहौर शिफ्ट करके ले गए थे 1875 में। अगला सवाल आपका, ये आर्य समाज चालू किसने की? तो देखिए आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका आपका मूल नाम था, बेसिक नाम था, ओरिजिनल नाम था मूल शंकर तिवारी या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आजकल आप लोग डीएवी स्कूल्स के बारे में जानते हैं ना, डीएवी स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, इन्होंने ही चालू किया था। सबसे पहला लाहौर में चालू किया था 1886 में, ठीक है। अब लाहौर इनका हेडक्वार्टर भी था, तो सबसे पहला स्कूल वहीं पे इन्होंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन की ये बात करते थे। तो ये हमारे क्या कहते हैं, रिफॉर्मिस्ट नहीं थे, रिवाइवलिस्ट थे, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन पे फोकस इनका फिर भी था, ठीक है। किताब लिखी इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने किताब लिख दी। और देखिए इसके अलावा डीएवी स्कूल की स्थापना हुई, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। पहला वाला आपका लाहौर में स्टार्ट किया गया, वेस्टर्न एजुकेशन में फोकस करते थे। अब इन्होंने क्या क्या छोड़ने की बात कही, क्या कि आइडल वर्शिप नहीं करना, सुपरस्टिशन नहीं मानना, ब्राह्मण सुप्रीमेसी को नहीं मानते कि ब्राह्मण सबसे सुपीरियर होते हैं, ऐसा मान्यता गलत है। कोई भी राइट्स एंड रिचुअल्स फॉलो नहीं करना। क्या करना है फॉलो? फिर वेदों को करना है फॉलो, वेदों को फॉलो कीजिए आप, ठीक है। इंडियाज रॉक ऑफ एजेस, ये कहते हैं इंडिया का जो रॉक है, मतलब सालों से जो क्या कहते हैं इंडियन कल्चर का जो बेसिस है वो वेदास है,
तो वेदास को आप फॉलो कीजिए। और इन्होंने स्लोगन भी दिया बैक टू वेदास, कि भाई वेद्स में बिलीव करते थे ये, ठीक है, वेदों के ज्ञान में ये बिलीव करते थे। तो उसके बाद आर्य समाज की स्थापना कर दी। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन होता है। उसके बाद उनकी डेथ के बाद कुछ बड़े लीडर्स आपके आर्य समाज के फॉलोअर्स बनते हैं। उनमें सबसे फेमस आपके लाला लाजपत राय जी, जिनके बारे में आप जानते हैं, स्वामी श्रद्धानंद के बारे में आप जानते हैं, लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त। तो ये 4 बड़े लीडर्स होते हैं ऑफ आर्य समाज। तो 1873 में जो आपकी संस्था 1875 में स्टार्ट होती है, की जाती है बाई स्वामी दयानंद सरस्वती, वो 1883 में आके इनमें स्प्लिट हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई गुरुकुल पद्धति से हम लोग काम करना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल एंशिएंट मेथोडोलॉजी से हम लोग काम करेंगे। ये थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था गुरुकुल परंपरा से चलेंगे, गुरुकुल पार्टी इन्होंने फॉर्म कर दी। और लाला लाजपत राय जी कहते हैं थोड़ा भाई मॉडर्न एजुकेशन भी जरूरी है, तो उन्होंने कॉलेज पार्टी चालू की। तो लाला लाजपत राय कह लीजिए या लाला हंसराज कह दीजिए, ये कॉलेज पार्टी में थे। और स्वामी जो श्रद्धानंद थे वो बेसिकली सपोर्ट करते थे गुरुकुल पार्टी को। तो 2 विभाग में आपका टूट जाता है, ठीक है। एक कहते हैं भाई कॉलेज सिस्टम से हम लोग पढ़ाई करेंगे, एक कहते हैं गुरुकुल पद्धति से हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ बात यहां पे हो जाती है। तो ये आर्य समाज की बात कर ली। फिर देखिए भारत धर्म महामंडल, ये आपका ना बॉम्बे है ना कोलकाता है, ये है आपका हरिद्वार। हरिद्वार में भारत धर्म महामंडल की स्थापना होती है। किनके द्वारा? पंडित दीनदयालु शर्मा। पंडित दीनदयालु शर्मा जी 1887 में इस पर्टिकुलर संस्था की स्थापना करते हैं। इसके साथ हिंदू कॉलेज दिल्ली में, देखिए हिंदू कॉलेज जो हमने पढ़ा था कोलकाता में, वो डेविड हेयर ने स्थापना की थी, ठीक है। सबसे पहले राजा राम मोहन जी ने उनकी मदद भी की थी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी ये हिंदू कॉलेज कोलकाता नहीं है, दिल्ली है। दिल्ली का जो हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित दीनदयालु शर्मा ने। और ये सनातन धर्म को प्रिजर्व करने की बात ये करते थे। ऑफ शूट ऑफ महामंडल वेयर सनातन धर्म सभा। अब एक जो महामंडल थे उसके नीचे कई सारे सनातन धर्म सभाओं की स्थापना की गई थी, बेसिकली हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? हिंदुइज्म की बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्रिटिक्स को से प्रिजर्व करने के लिए। और कुछ हिंदुइज्म को अगेंस्ट में काम करते हैं, कम्युनिटी के अंदर में रहते ही कुछ लोग बाहर से करते हैं। तो इन सब से हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए ये संस्था बनाई गई। तो इसमें देखिए आपके लीडर्स कौन कौन से थे? पंडित मदन मोहन मालवीय और आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये इनके लीडर्स हुआ करते थे। भारत धर्म महामंडल स्थापना कहां हुई? हरिद्वार में। दीनदयालु शर्मा इसके लीडर हैं, याद रखिए, फाउंडर लीडर। और अदर लीडर्स में हम जानते हैं मदन मोहन मालवीय और गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये आपको याद रहेगा। 1887 में स्टार्ट किया गया था, हिंदू कॉलेज 1899 में चालू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में। तो रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वो काली मंदिर दक्षिणेश्वर के आपके पुजारी हुआ करते थे, ठीक है। तो 1834 उनका निधन होता है 1886 में। तो इनके जो स्टूडेंट थे, फेवरेट स्टूडेंट, वो थे स्वामी विवेकानंद। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने इनका नाम ना सुना हो। 1863 टू 1902, ठीक है। तो अब ये आपके रामकृष्ण परमहंस जी का निधन जब 1886 में हो जाता है, उसके बाद एक बहुत बड़ा रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होता है। कहां पे? शिकागो में। तो वो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो है 1893 में वो अटेंड करते हैं स्वामी विवेकानंद। इनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता और ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो जब ये रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं 1893 में, उसके बाद ये काफी फेमस हो जाते हैं, इनके काफी डिसाइपल्स हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर ये स्थापना करते हैं रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन का इन्होंने स्थापना की, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्थापना की थी रामकृष्ण मठ। तो रामकृष्ण मठ इनका मठ था रामकृष्ण परमहंस जी का। तो रामकृष्ण मठ की स्थापना की और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। इनका सेंटर कहां पर है? इसका सेंटर है बेलूर मठ में, इनका सेंटर है। इनका गोल क्या था? भाई स्पिरिचुअलिटी को भी डेवलप कीजिए और सोशल वर्क भी करना है, मतलब अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल वर्क भी करते रहना है। और हिंदुइज्म को रिवाइव करने का ये भी इनका मिशन था। ये इनका लोगो है रामकृष्ण मिशन का जो आप देख रहे हैं यहां पे। और कौन सी चीज के अगेंस्ट थे ये? तो ऑब्वियसली वेदांता फिलॉसफी को मानते थे। अगेंस्ट किस चीज के थे? कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, सुपरस्टिशन के अगेंस्ट थे, और महिलाओं का अपलिफ्टमेंट करना चाहते थे सोसाइटी में, क्योंकि सिचुएशन काफी दयनीय थी। ओवरऑल करना चाहते हैं ये एजुकेशन सिस्टम को। ये बात होती है रामकृष्ण मिशन की। नेक्स्ट आपका जो सोसाइटी है दैट इज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बाय गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये 1905 में ये स्टार्ट करते हैं। अगले 10 साल में 1915 में इनका देहांत हो जाता है बॉम्बे में।
ये स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली सोशल वर्क का ही काम करते हैं, ट्राइबल्स के कंडीशन को बेटर करने के लिए काम करते हैं। आपका उस समय फ्रीक्वेंटली फैमिन्स आते रहते थे, भुखमरी आती रहती थी, भुखमरी से जो परेशान लोग हैं उनको हेल्प करते थे। बेसिकली सर्वेंट्स ऑफ द इंडिया सोसाइटी के ये काम आपके थे। फाउंडर याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई गोपाल कृष्ण गोखले जी का डेथ हो जाता है। अच्छा, 1905 में स्टार्ट करने में भी मदद किसकी लगती है? आपका महादेव गोविंद रानाडे जी है, उनकी हेल्प से ये स्टार्ट करते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। और डेथ होता है 1915 में। उसके बाद आपके अगले प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? श्रीनिवास शास्त्री। तो गोखले जी के बाद अगले प्रेसिडेंट होते हैं श्रीनिवास शास्त्री जी। चलिए, इनके द्वारा एक पब्लिकेशन पब्लिश किया जाता है जिसका नाम होता है, न्यूज़पेपर होता है हितवादा। हितवादा अगर आप महाराष्ट्र बॉम्बे रीजन में होंगे तो अभी भी फेमस किताब है ये, मतलब अभी भी शायद न्यूज़पेपर ये पब्लिकेशन में है, हितवाद। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है 1911। चलिए, अब बात करते हैं सोशल सर्विस लीग। अभी सोशल सर्विस लीग क्या है, क्या करती है? सोशल सर्विस करती है ऑब्वियसली। कहां पे? बॉम्बे में। फाउंडर कौन है? नारायण मल्हार जोशी। तो ये आपके गोखले जी के फॉलोअर थे, नारायण मल्हार जोशी, जिन्होंने सोशल सर्विस लीग स्टार्ट की बॉम्बे में। तो यहां पे हमने ये डिस्कस कर लिया क्योंकि बात हो रही है गोपाल कृष्ण गोखले जी की। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट आप देखिए आगरा में है, 1861 में इसकी स्थापना होती है। और ये तीन चीज पे कहते हैं फोकस करिए आप। किस पे? सत्संग पे, गुरु पे और एक ईश्वर पे। तो इसके फाउंडर आपसे अगर तुलसीराम पूछे तो मार्क करिए, शिव दयाल अगर पूछे तो ये मार्क करिए, स्वामी जी महाराज पूछे तो ये मार्क करिए। तीनों आंसर सही हैं। एक ही व्यक्ति के तीन अलग अलग तरीके से इनको बुलाया जाता था, तुलसीराम जी या शिव दयाल जी। यहां पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। अच्छा, प्रार्थना समाज, ये तो हम देख चुके हैं, आत्मानंद पांडुरंग जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। रानाडे जी भंडारकर साहब मुंबई में 1867 में स्थापना हुई थी, ये जानते हैं हम लोग। तो एक शॉर्ट रिवीजन भी हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं देव समाज की। देव समाज स्टार्ट किया था लाहौर में बाई शिव नारायण अग्निहोत्री। तो ये इनके जो मान्यताएं हैं कहीं ना कहीं ब्राह्मो समाज से ही आपके मिलते जुलते हैं। कह रहे हैं नॉनवेज नहीं खाना, गैम्बलिंग नहीं करना, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है। तो ये देव समाज के सिद्धांत थे भाई श्री नारायण अग्निहोत्री। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग मद्रास हिंदू एसोसिएशन, 1892 में स्थापना होती है। मद्रास हिंदू एसोसिएशन, कौन थे फाउंडर? वीरेशलिंगम पंतुलु। वीरेशलिंगम पंतुलु। ये देवदासी सिस्टम उस समय हुआ करता था, विडोज का काफी ऑपरेशन किया जाता था, ठीक है, और एक देवदासी सिस्टम था। तो इसके अगेंस्ट में ये काम करते थे। बेसिकली ये भी महिला उत्थान में इनका काम था, ठीक है। वीरसेलियम पंतुलु, यहां पे पिक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है आपके नारायण अग्निहोत्री जी, ये आपके पंतुलु साहब। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो देखिए इसका जो आपका फाउंडेशन था, स्थापना हुई थी, वो हुआ था न्यूयॉर्क में, ठीक है। हेडक्वार्टर बाद में न्यूयॉर्क से शिफ्ट करके आद्यार मद्रास के पास एक जगह है आद्यार, यहां पे शिफ्ट होता है 1875 में। 1875 में भाई मद्रास शिफ्ट हो जाता है। बेसिकली इसके जो फाउंडेशंस हैं उपनिषद को लेकर, ये इसके फाउंडेशंस हैं, वेदांत फिलोसफी को ये मानते हैं और सोशल रिफॉर्म्स इनके एम है, मतलब सोशल रिफॉर्म करना, ठीक है। यहां पे ये देख सकते हैं, ये इनका लोगो था, इसमें ओम भी बना हुआ है, स्वस्तिक भी बना हुआ है, आपका क्रॉस भी बना हुआ है। तो कह रहे हैं देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रुथ, कि भाई बेसिकली सत्य सबसे बड़ा रिलीजन है, ऐसा इनका मानना था। वेदांत फिलोसफी और उपनिषद फिलोसफी को फॉलो करते थे। तो अभी देखिए यहां पे बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा। अच्छा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे मैडम ब्लावाट्स्की। ये इनका 1831 से 1891 में इनका निधन हो जाता है। रशियन थी ये। और अमेरिकन कर्नल एच.एस. ऑलकॉट, ये अमेरिकन थे, 1832 से 1907। अब देखिए जब मैडम ब्लास्ताविस्की का डेथ होता है तो उसके बाद देखिए एनी बेसेंट जी उसके बाद 1893 में इंडिया आ जाती है। इंडिया आके आपका मद्रास में इनका जो हेडक्वार्टर था वहां पे ज्वाइन करती हैं। उसके बाद जब आपके ऑलकॉट साहब, कर्नल ऑलकॉट का डेथ होता है 1907 में, उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन जाती हैं एनी बेसेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो एनी बेसेंट की अगर बात करें 1847 में इनका बर्थ हुआ था और इनका डेथ हुआ था 1933 में। एनी बेसेंट जी की बात हो रही है यहाँ पे। इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में। आगे जाके यही कॉलेज बनता है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1916 में बनता है। तो 1898 में
आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट जी ने की थी, ठीक है, बनारस में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थोड़े, अब लोग सोशल रिलीजियस पढ़ रहे हैं ना, तो सिखों के बारे में बात करते हैं। तो सिखों के एक मूवमेंट है नामधारी या कुका मूवमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बैनी में। आपका भैनी लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहां पे इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर इसके 11वें गुरु कौन है? बालक सिंह। 12वें गुरु कौन है? राम सिंह। तो दो इनके गुरु हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता है सिखों में 10 गुरु ही तो होते हैं। आपके 10 गुरु सिखों के, 11वां गुरु आपका कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन ये जो कुका मूवमेंट यानी कि नामधारी जो है वो मानते हैं कि भाई उसके बाद 11वां गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह के बाद भी आपके बालक सिंह और राम सिंह गुरु थे सिखों के, तो ये इनको फॉलो करने वाले थे। तो ये इनका लोगो है, और ये काओ स्लॉटर के अगेंस्ट थे और पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स करना चाहते थे, ठीक है। तो बालक सिंह जी की फोटो यहां पे आप देख सकते हैं, 11वें गुरु माने गए हैं। नामधारी जो है वो इनको 11वां गुरु मानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सिख रिफॉर्म मूवमेंट में और बात कर देते हैं। सिंह सभा मूवमेंट स्टार्ट किया गया अमृतसर में 1783 में, ठीक है, ठीक है। तो 1783 में आपका अमृतसर में सिंह सभा मूवमेंट चालू होता है, जो कह रहे हैं कि भाई मॉडर्न एजुकेशन मिलना चाहिए सिखों को, और सिख के इंटरेस्ट में काम करना इनका मोटो था। इसी का ऑफशूट निकलता है अकाली मूवमेंट। 1921 में इनको गुरुद्वारा मूवमेंट भी बोला जाता है, और उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया में चल रहा था। तो इसमें काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के योगदान दिया था अकाली मूवमेंट, यानी कि गुरुद्वारा मूवमेंट का काफी योगदान था, ठीक है। सिख गुरुद्वारा एक्ट आता है 1922 को, ठीक है। तो ये सिख रिफॉर्म मूवमेंट की यहां पे बात हो रही है। अब पारसी रिफॉर्म मूवमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए नाम देखिए, रहनुमाई मजदेशान सभा, रहनुमाई मजदेशान सभा। इसमें फेमस दादाभाई नावरोजी इनके फाउंडर थे, साथ में नावरोजी फुर्दन जी और एसएस बंगाली और भी कई सारे लीडर्स इनके फाउंडर हुआ करते थे। 1851 में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। एक वीकली मैगजीन निकालता है रफ्त गोफ्तार, तो रफ्त गोफ्तार निकालता है रहनुमाई मजदेशान सभा। तो रफ्त गोफ्तार से कहीं ना कहीं दादाभाई नौरोजी को आप कनेक्ट करना है, ठीक है। तो दादाभाई नौरोजी को कनेक्ट करना है आपको रफ्त गोफ्तार से। तो बेसिकली ये जो आपकी सभा है रहनुमाई सभा, इसका ये पब्लिकेशन हुआ करता था रफ्त गोफ्तार। नेक्स्ट अब देखिए महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बने, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए हमें पता है कि बहरम जी एम मालाबारी साहब हैं, इन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया था, जिनके कारण एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी कि चाइल्ड मैरिज के रोकथाम के लिए काफी बड़ा इनका योगदान था। इनके साथ दीवान दयाराम गिदुमल जी ने आपका 1908 में स्थापना की बॉम्बे में सेवा सदन की। बेसिकली चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट ये काम करेगा। तो देखिए लॉ तो बन गया था, लेकिन सोसाइटी में इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए काफी मेहनत लगेगी। तो ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं सेवा सदन। आपका फोर्स विडोहुड, यानी कोई अगर विडो है, शादी करना चाहता है लेकिन समाज उसको शादी करने दे नहीं रही है, तो इसको बोलेंगे फोर्स विडोहुड। इसके अगेंस्ट भी इन्होंने आवाज उठाई, और एक्सप्लॉइटेड जो महिलाएं हैं उनके लिए इन्होंने वर्क किया काफी। ये बात हो रही है सेवा सदन की। नेक्स्ट बात करते हैं पूना सेवा सदन। तो ये इससे पहले बना था 1902 में जीके देवधर और रामाबाई रानाडे। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पूना सेवा सदन 1902 बाई देवधर साहब और रामाभाई रानाडे। इसके अलावा इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए काम करना है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के लिए काम करना है। बेसिकली इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं महिलाओं का, पूना सेवा सदन, ठीक है। तो ये रामाभाई रानाडे याद रखिए, और जीके देवधर। फिर आपका निष्काम कर्म मठ पुणे में चालू हुआ 1908 में, ये भी चालू हुआ। सेवा सदन भी 1908 में, ये भी 1908 में। सेवा सदन आपके मालाबारी साहब है। और निष्काम कर्म सभा स्टार्ट किया था किसने? डोंडू केशव कारवे साहब। इनके बारे में पहले भी डिस्कस किया हमने। तो आपके विडोज के लिए काम किया, और विडोज यूनिवर्सिटी की स्थापना की पुणे में। तो आपसे पूछा जाएगा विडोज यूनिवर्सिटी किसने स्थापित किया पुणे में? कहां किया? पुणे में। किसने किया? डोंडू केशव कारवे जी ने किया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भारत स्त्री मंडल 1910 में कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया बाई सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी ये वुमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने काफी बड़ा योगदान किया है। फिर देखिए इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन स्टार्ट किसने किया? एनी बेसेंट ने। इन्होंने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना की। तो बेसिकली ये इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन मद्रास में ही इन्होंने स्थापना की 1917 में। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो जाते हैं। इसके अलावा सोशल सर्विस लीग के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नारायण मल्हार जोशी जो कहीं ना कहीं गोखले जी से एसोसिएटेड थे, प्रभावित थे, तो ये फाउंडर थे आपके सोशल सर्विस लीग के। 1911 में इसकी स्थापना होती है। सोशल सर्विस करने के लिए स्कूल्स, लाइब्रेरी वगैरह ये ओपन करते हैं। अब देखिए
अब मल्हार जोशी जी के बारे में कुछ बात जानते हैं। नारायण मल्हार जोशी जी जो हैं, उन्होंने स्टार्ट किया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। किसके साथ? लाला लाजपत राय जी के साथ। तो आपसे पूछेगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं के नाम, तो आपके नारायण मल्हार जोशी और लाला लाजपत राय जी का नाम याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सेवा समिति। सेवा समिति आपकी चालू की गई कहां पे? इलाहाबाद में 1914 में। किसके द्वारा? हृदयनाथ कुंजरू जी के द्वारा। तो ये आपके हृदयनाथ कुंजरू जी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से भी लिंक थे और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी मेंबर रह चुके थे। तो ये जो सेवा समिति है, ऑब्वियसली सेवा यानी कि सोशल सर्विस होगा और एजुकेशन पे इन्होंने फोकस करना है। तो ये यहाँ पे देखिए इनके एक पोस्टर स्टैम्प भी बनाया हुआ है हृदयनाथ कुंजरू जी के नाम पे। और ये आपके मल्हार जोशी जी, आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सोशल सर्विस लीग, किससे प्रभावित थे? गोपाल कृष्ण गोखले से। तो ये सब चीजें बिल्कुल याद रखनी है, याद कर लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स, यानी कि मुस्लिम्स में कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट की जो स्थापना हुई थी बेसिकली आपके टीचिंग्स ऑफ शाह वलीउल्लाह और अब्दुल वहाब, इनके टीचिंग्स के ऊपर ये पर्टिकुलर मूवमेंट आपका बेस्ड है। तो ये तो इंडिया में नहीं है लोग, ये तो इंडिया से बाहर के लोग हैं, लेकिन इनकी टीचिंग्स को बेस करते हुए वहाबी मूवमेंट की स्थापना की थी सबसे पहले सैयद अहमद बरेलवी। तो यहाँ पे इंडिया में बरेलवी एक जो ग्रुप है, बरेलवी ग्रुप, एक आपका देवबंदी ग्रुप है। तो बरेलवी ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो जो बरेलवी ग्रुप है ऑफ मुस्लिम्स, ये सैयद अहमद बरेलवी राय बरेली में इन्होंने स्टार्ट किया था और इनकी डेथ हुई थी 1731 में। और ये और भी जगह स्प्रेड होते हैं, जैसे कि रोहिलखंड में, आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिट्टाना नाम की जगह है वहां पे, काबुल बंगाल। तो इन सब एरियाज में वहाबी मूवमेंट आपका स्प्रेड किया था। और इस बाद में ये वायलेंट रूप भी लेता है, 1857 रिवोल्ट या उसके बाद भी ये वायलेंट रूप लेता है। बेसिकली 1820 में प्रॉपर इस वहाबी मूवमेंट स्टार्ट होता है। वैसे स्थापना तो बरेलवी जो है उनका स्टार्ट कर दिया गया था भाई सैयद अहमद बरेलवी, लेकिन वहाबी मूवमेंट प्रॉपर जो स्टार्ट होता है वायलेंट, यानी कि थोड़ा सा रेबलियस एक मूवमेंट स्टार्ट होता है 1820 को, लेकिन 1870 तक इसको सप्रेस कर दिया गया था बाय ब्रिटिशर्स। इसका बेसिकली हेडक्वार्टर था पटना था। जैसे पटना में आपके जो अली ब्रदर्स हैं, जो अली हैं, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, ये सब बिहार के हैं, ठीक है। शाह मोहम्मद हुसैन भी हैं। इसके अलावा बंगाल में टीटू मीर और दाऊद मियां, तो ये आपके लीडर्स थे ऑफ वहाबी मूवमेंट इन बंगाल। तो हमने पता है बंगाल में भी था, इनका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में था, रोहिलखंड, इन ये सब रीजन्स में ये स्प्रेड थे वहाबी मूवमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अहमदिया मूवमेंट। देखिए अहमदिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था भाई मिर्जा गुलाम अहमद जी ने किताब भी लिखी थी, नाम था बहरेन अहमदिया। कहां स्टार्ट की? कादियान नाम की एक जगह है पंजाब में। तो ये जो आपका ग्रुप है इसको कादियानी भी बोलते हैं, कादियानी लोग या अहमदिया लोग, ठीक है। तो ये जो अहमदिया मूवमेंट स्टार्ट किए थे, फाउंडर है मिर्जा गुलाम अहमद। इन्होंने खुद को मसीहा प्रोक्लेम कर दिया। और कौन से प्लेस में? आपका ये गुरदासपुर पंजाब में। और बेसिकली इसका फाउंडेशन रखा गया आपका कादियान पंजाब में 1889 में, ठीक है, 1889 में, ठीक है। और गुरदासपुर में भी ये आपके थे। नेक्स्ट, अच्छा ये कह रहे थे जितने भी प्रॉफिट्स हैं जो जिनका मेंशन कुरान में है और आपके ओल्ड टेस्टामेंट में है, इन सबको ये मानते थे। और इसके अलावा ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म के जो कम्युनिटी के जो मानने वाले हैं, उनके जो बड़े रिलीजियस फिगर्स हैं उनको भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, बुद्ध को भी मानते हैं और कॉन्फ्यूकस, इन सबको ये प्रॉफिट मानते हैं। तो ये है आपके अहमदियाज की बात हो रही है। तो ये प्रॉफिट मोहम्मद के अलावा दूसरे आपके प्रॉफिट्स को भी मानते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इनकी। नेक्स्ट बात करते हैं फराइजी मूवमेंट। तो फराइजी मूवमेंट जो है ये इसके फाउंडर थे हाजी शरीयतुल्लाह। जब तक जिंदा थे तब तक तो ठीक है, उसके बाद इनके बेटे दादू मियाँ आपके फराइजी मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली करेंटली जो आज का बांग्लादेश है उस समय का ईस्ट बंगाल था। 1818 में इसकी स्थापना होती है। ये कह रहे हैं भाई मुस्लिम्स को कोई भी अन इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए और अपने रिलीजियस ड्यूटीज को पूरे करने चाहिए। ये इनका एम था फराइजी मूवमेंट का। कहां पे? देखिए ढाका, फरीदपुर, बारिशाल, मायम सिंह, कोमिला, तो ये सब जगह आपके ये बांग्लादेश वाले रीजन में ही है। तो ये फराइजी मूवमेंट वहीं का था। नेक्स्ट है आपका तयूनी मूवमेंट जो था ये भी आपका बांग्लादेश में ही था। ढाका में 1839 में स्टार्ट होता है।
फराइजी मूवमेंट के बाद ये फराइजी मूवमेंट को अपोज करने वाला मूवमेंट था। तो जो आपके वहाबी मूवमेंट के टीचिंग्स है किसके ऊपर बेस्ड थे, वलीउल्लाह के, शाह वलीउल्लाह, तो उनके टीचिंग्स को ये भी फॉलो करते थे तयूनी मूवमेंट वाले। फाउंडर कौन थे, करामत अली जौनपुरी, करामात अली जौनपुरी इसके फाउंडर थे। आगे बात करते हैं देवबंद स्कूल। अब बरेलवी जो आपका वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड था, बरेलवी लोग जो वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड है। अब ये देवबंद स्कूल है। देवबंद स्कूल आपका देवबंद सहारनपुर में, यूपी में है। ये जो देवबंद स्कूल है ये 1867 में स्टार्ट होता है। फाउंडर कौन है, मोहम्मद कासिम नानावटी, राशिद अहमद गंगोई, ठीक है, ये तो मेन याद रखना है। और आपके अशरफ अली थानवी, खलील अहमद सहारनपुरी, अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के जो लीडर थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से इनके रिलेशनशिप अच्छे थे। कांग्रेस का जो आपका निर्माण होता है उसको इन्होंने वेलकम भी किया था कि बहुत सही बात है। इसके अलावा शिवली नुमानी भी फाउंडर मेंबर थे देवबंद स्कूल के। इन्होंने स्टार्ट किया था नदवतल उलेमा और दारुल उलूम लखनऊ में 1892 से 94, ठीक है। ये बेसिकली इस्लाम का लिबरल इंटरप्रिटेशन में बिलीव करते थे, रिलीजियस अपलिफ्टमेंट में बिलीव करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन से बिल्कुल दूर। तो वेस्टर्न एजुकेशन से दूर है तो सैयद अहमद खान भी इनको पसंद नहीं थे कि भाई ये सैयद अहमद खान जो मूवमेंट चला रहे हैं उससे ये थोड़ा दूर रहना चाहते थे। अब आप पूछेंगे सैयद अहमद खान कौन है, तो देखिए सैयद अहमद खान आगे देखेंगे हम लोग। सैयद अहमद खान जी ने स्टार्ट किया था अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था। बेसिकली ये जज थे, जज के पोजीशन में थे 1817 टू 1898 में फिर इनका देहांत हो जाता है। ये यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं सैयद अहमद खान का। तो ये फाउंडर मेंबर थे अलीगढ़ मूवमेंट के, ठीक है। ये साइंस पे फोकस करते थे कि भाई साइंस पढ़ाइए, रैशनल आउटलुक आएगा उससे। वेस्टर्न एजुकेशन में फोकस करते थे। इसलिए कहीं ना कहीं देवबंद स्कूल वाले इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि देवबंद स्कूल वाले वेस्टर्न एजुकेशन को पसंद नहीं करते थे और ये करते थे। तो इन्होंने एक जर्नल निकाला तहजीब उल अखलाक उर्दू में, और साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट, ये भी एक जर्नल निकाला। इसके अलावा एक कॉलेज खोला मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में। आगे जाके यही आपका 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है। तो अब ये जज बने रहे। जज में से इनका रिटायरमेंट हुआ था 1876 में। 1876 में रिटायर करने के बाद इनको 1888 में नाइटहुड मिला। तो नाइटहुड जिसको मिलता है उसके नाम क्या, सर लग जाता है। तो बेसिकली ये हो गए सर सैयद अहमद खान हो जाते हैं, क्योंकि इनको 1888 में नाइटहुड मिला था। अब नाइटहुड मिलने के 10 साल बाद इनका देहांत हो जाता है। तो ये सारी बात होगी अलीगढ़ मूवमेंट की। कहीं ना कहीं इसी अलीगढ़ मूवमेंट से फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी होती है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने हमारे रिफॉर्म मूवमेंट जितने भी थे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये कंप्लीट कर लिया है। तो इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक स्लाइड पकड़िए, उसको दिमाग में बैठाते जाइए और हो सके तो नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते रहिए। अब हम लोग इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे अगले सेशन में।